जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 25 करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 24 तक कर लिया था। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 24 तक जरूर देखिए, क्योंकि साथियों जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करवाया है 1 से लेकर 24 तक का, उन सभी प्रश्नों को आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। क्योंकि साथियों जितने भी प्रश्न कराए हैं एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं साथियों ये नहीं कहता कि हाँ एग्जाम में मेरे ही द्वारा पढ़ाई के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो साथियों स्पेशल यह क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस तथा RPF कांस्टेबल के बच्चों के लिए है। जितने भी स्टूडेंट RPF कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के समय को गंवाए हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए साथियों, 89 है, 89 से 34 हुआ है, 34 से 67 हुआ है, 67 से 45, 45 से 23। तो साथियों हमें श्रृंखला पता ही नहीं चल रही कि एक पहले तो यहाँ पे 89 से 34 माइनस हुआ है, माइनस होने के बाद फिर 34 से 67 फिर बढ़ा है, फिर बढ़ने के बाद फिर घटा है, फिर 45 के बाद 23 हुआ, यहाँ पे भी घटा है। तो साथियों हमारी श्रृंखला पहले बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर डायरेक्ट घटती चली गई है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न है और हमें श्रृंखला ना पता चले तो हम इसको एक और तरीके से ज्ञात करेंगे। पहले वाला तरीका देखते हैं साथियों। जो यहाँ पे 8 है, 8 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे ये जो 8 है, 8 के बगल यहाँ पे जो डायरेक्ट 9 लिखा है यानी 89 लिखा है, अगर इसमें एक ऐड करेंगे यानी 8 1 9, तो 8 के बाद क्या आता है, तो 8 के बाद 9 आता है। तो ठीक इसी प्रकार से 89 यहाँ पे इसने लिख दिया है। तो अब इसके बाद 3 के बाद क्या आता है, तो 3 के बाद 4 आता है। ठीक यहाँ पे 3 के बाद 4 लिख दिया है। अब 3 के बाद 4 आता है, फिर ठीक इसके सामने जो 67 है, 67 जो है साथियों 6 के बाद क्या आता है, तो 7 आता है। तो यहाँ पे 6 के बाद 7 लिख दिया गया है। उसके बाद जो 45 है, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 लिख दिया गया है। तो उसके बाद 2 के बाद 3 आएगा, यानी 23 जो है 2 के बाद 3 होगा तो 23 हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। अगर ऑप्शन में इस प्रकार का कोई ऑप्शन मिल रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब ऑप्शन ए देखेंगे साथियों, तो 3 से 5 हुआ है तो प्लस 2 हुआ है, ये तो नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन बी देखेंगे, 7 से 9 हुआ है, तो जो 89 है या प्लस 2 इसमें भी हुआ, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, 1 के बाद 2 लिखा है, यानी जो 12 है साथियों 1 के बाद 2 इसमें हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। 9 के बाद 7 हुआ है, तो ये साथियों -2 इसमें हुआ है, इस कारण यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। प्रश्न साथियों जो इसका श्रेणी है, आपस में इसके अंक एक एक ऐड करके लिखे हैं। जैसे 89 है तो 8 के बाद 9 आया, उसके बाद 34 है, 3 के बाद 4 लिखा गया है, 67 है तो 6 के बाद 7 लिखा है। इसी प्रकार से इन सभी को अंकों को लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमने ऑप्शन में ढूंढा, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो था 12, ये 1 के बाद 2 लिखा था, तो ये वाला तरीका हमारा बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 1234 है, 1234 के बाद यहाँ पे 484 लिखा है। ठीक इसी प्रकार से 1729 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक प्रकार से तो साथियों जो यहाँ पे 484 लिखा है, ये तो एक प्रकार से साथियों 22 का स्क्वायर है, यानी 22 का ये स्क्वायर है। तो हमारा तरीका साथियों किस प्रकार से बैठेगा, 1234 है, 1234 के बाद 484 हुआ, डायरेक्ट इसमें साथियों बहुत ही ज़्यादा घटा है। तो इस प्रकार के तरीके से हमारा उत्तर तो आने वाला नहीं है। तो देखिए इसको क्या किया गया है। जो 1234 है साथियों, हमें कुछ नहीं करना है। अब ये जो 1234 है इसको बीच में से हमें 2 भाग कर लेना है, यानी ये 2 भाग हो गया। अब हम 34 में से 12 घटा देंगे, यानी साथियों यदि हम 34 में से 12 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमें 22 मिलेगा। यानी अगर हम 34 में से -12 करेंगे तो साथियों हमें 22 मिलेगा। आप देख भी लीजिए तो 22 मिलेगा। और 22 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 484 होता है। 22 का स्क्वायर करने पे 484 होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम 1729 जो है इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। अब इसमें से साथियों 29 है,
29 माइनस 17 करेंगे तो 29 माइनस अगर हम 17 करेंगे साथियों तो 9 में से 7 गया 2 और 1 वो आएगा तो 12 आएगा साथियों। तो साथियों हमें क्या मिलेगा तो 12 मिलेगा। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे, यदि हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर हम 144 होता है। तो हमें क्या मिलेगा 144 मिलेगा। तो साथियों क्वेश्चन मार्क की जगह पे 144 आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी 144 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों, कुछ नहीं करना था। जो 1234 लिखा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना था, उसके बाद में हमें उसमें से घटा देना था। यानी 12 में से 34 हम घटाएंगे तो हमें 22 मिलेगा। उसके बाद में 1729 जो है 29 में से 17 घटाएंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। फिर उसका हमें स्क्वायर कर देना था तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों, आशा करता हूँ आपको उसके तो उत्तर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। प्रश्न है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। वेन आरेख से संबंधित प्रश्न को मैं डेली प्रैक्टिस सेट में 1 या 2 प्रश्न को जरूर करवाता हूं। इससे संबंधित प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। अगर वेन आरेख से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिख जाएँ तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें उन शब्दों को देखना चाहिए। फिर उसके बाद में देखना चाहिए कि इनका आपस में संबंध किस प्रकार से बैठ रहा है। जिस प्रकार से इनका संबंध बैठेगा उसी प्रकार से हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अगर हम संबंध को देखेंगे तो हमारा उत्तर बहुत ही जल्दी इसका उत्तर हमें पता चल जाएगा। तो देखिए क्या है, जीव है, उसके बाद आदमी है, फिर पौधे हैं। जीव है, आदमी है, पौधे हैं, तो इनका हमें संबंध यानी वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए पहले हम किसका बना लेते हैं, पहले हम जीव का बनाएंगे। हमने ये डायग्राम साथियों बना लिया, ये डायग्राम हो गया जीव का। अब हमने साथियों किसका बना लिया, जीव का हमने बना लिया। अब क्या बोला है, जीव के बाद आदमी है, तो साथियों आदमी है, फिर उसके बाद पौधा है। देखिए जो आदमी होता है, सभी आदमी यानी पृथ्वी पे जितने मनुष्य हैं यानी जितने भी सजीव लोग हैं, यानी आदमी भी एक प्रकार का जीव है, यानी आदमी में भी जान पाई जाती है, तो एक प्रकार का जीव है। तो इसको हम आदमी को हम जीव वाले डायग्राम के अंदर रखेंगे, तो ये जीव हो गया। उसके बाद जो पौधा होता है साथियों, पौधे में भी जान पाई जाती है, क्योंकि जितने भी पृथ्वी पे पौधे हैं हरे भरे, जितने भी हरे भरे पौधे हैं यानी पेड़ पौधे हैं, ये सभी इन सभी के अंतर्गत जान पाई जाती हैं। तो जितने भी साथियों पेड़ पौधे हैं इनके अंदर भी जान पाई जाती है, तो इनको भी हम जीव के अंतर्गत लिखेंगे। तो यानी ये जीव वाला डायग्राम हो गया। अब देखिए साथियों ये वाला डायग्राम हो गया पौधों का, और ये वाला डायग्राम हो गया साथियों आदमी का। अब ये रेड वाला डायग्राम हो गया जीव का। तो जीव के अंतर्गत हम आदमी और पौधे इन दोनों को रखने वाले हैं, तो हमारा ये वाला डायग्राम बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसका बन जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिख रहा है। प्रश्न है एक कूट भाषा में FAN को FUAZNM लिखा जाता है तो DEAD को क्या लिखा जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। बोला है कि किसी कूट भाषा में FAN को FUAZNM लिखा जाता है तो DEAD को क्या लिखा जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। साथियों यहाँ पे FAN यानी 3 ही अक्षर हैं, यहाँ पे साथियों टोटल कुल मिला के 6 अक्षर हो जा रहे हैं, लेकिन फैन से साथियों FUAZNM लिखा गया है। फिर हमसे पूछा है कि DEAD को क्या लिखा जाएगा, तो हमें इसका तरीका पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए बहुत ही आसान है। जो यफ है साथियों, यफ को ऐसे ही लिख दिया गया है, यफ को पहले ऐसे ही लिख दिया गया है। अब अल्फ़ाबेट क्रम में साथियों यानी ABCD में अगर हम एफ़ का विपरीत देखेंगे, अगर एफ़ का विपरीत अक्षर देखेंगे तो एफ़ का विपरीत अक्षर होता है यू, यानी एफ़ का विपरीत अक्षर होता है यू। तो ठीक इसी प्रकार के एफ़ का विपरीत अक्षर इसके बगल में लिख दिया गया है। फिर ए को ऐसे लिख दिया गया है, और ए का विपरीत अक्षर क्या होता है तो जड़ होता है, फिर जड़ को ऐसे लिख दिया गया है। उसके बाद में यन को देखेंगे तो यन को हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद यन का विपरीत अक्षर अगर देखेंगे तो यन का विपरीत अक्षर हो जाता है यम हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे FUAZNM को लिखा गया है, तो हमें DEAD का लिखना है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं साथियों DEAD। अब इसका हमें विपरीत अक्षर लिखना है। तो देखिए डी का विपरीत अक्षर क्या होता है, पहले तो साथियों हम क्या लिखेंगे, पहले हम डी को ऐसे ही लिख लेंगे। पहले हमने डी को ऐसे लिख लिया। अब डी का हम विपरीत अक्षर देखेंगे तो डी का विपरीत अक्षर होता है डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू हमने लिखा। फिर ई को हम ऐसे लिखने वाले हैं, ई को हमने साथियों ऐसे लिख लिया। अब ई का विपरीत अक्षर देखेंगे तो ई का विपरीत अक्षर हो जाता है वी हो जाता है। फिर यहाँ पे ए है तो ए को ऐसे लिख लेंगे। फिर ए का विपरीत अक्षर होता है जेड। फिर डी को ऐसे लिखेंगे, डी का विपरीत अक्षर होता है
डब्ल्यू होता है। तो हमें साथियों उत्तर क्या मिल गया, देखिए हमें उत्तर मिला DWEBAZDW। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इससे मेल खा रहा है, DWEADWEVAZDW। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ही इससे मिल रहा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। कुछ नहीं किया गया था, अंक को पहले लिखा गया था, उसके अंक को फिर उसके बगल में उसका विपरीत अक्षर लिख दिया गया था। तो इसी प्रकार से इसका उत्तर में ज्ञात करना था। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। तो अगर साथियों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को साथियों अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, यानी रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न, मेरे लिए मेरे पिता की पुत्री के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। अगर इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए तो साथियों क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए डायग्राम बना के इसको ज्ञात करने का। कई बार हम इसको अपने ऊपर अगर रिलेटेड अपने ऊपर यानी अपने रिलेशन में रख के इसका उत्तर निकालेंगे तो उत्तर तो आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है इसका उत्तर हमें डिक्लेयर पता नहीं चल पाता। अगर हम डायग्राम बना के इसको ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर हमें बहुत ही जल्दी आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए साथियों प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न में शुरू में ही बोला है कि मेरे लिए, यानी बात किसके लिए हो रही है, मेरे लिए, यानी आपके लिए हो रही है। तो देखिए मान लीजिए मेरे लिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यम लिख दिया। आप समझ जाएगा कि मेरे लिए, तो मेरे लिए मेरे पिता की, तो मेरे पिता की, तो पिता यानी फादर, तो मेरे पिता की पत्नी, तो पिता हो गए प्लस फिर इनकी पत्नी यानी मम्मी हो गई। तो साथियों माइनस करेंगे, पिता की पत्नी के ससुर, तो ससुर कौन हो गए साथियों, क्या हो गए, तो दादाजी हो गए। दादाजी यानी ग्रैंडफादर, तो हमने जी लिख दिया। तो दादाजी हो गए। तो ससुर का इकलौता पुत्र, तो ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा, तो आपके पापा होंगे। इकलौता पुत्र कौन है, तो पापा हैं। तो फिर बस हमारा उत्तर ही पता चल गया साथियों। फिर क्या बोला कि मेरे लिए मेरे पिता की पुत्री, मेरे लिए मेरे पिता की पुत्री के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है। तो साथियों इकलौता पुत्र आपके बाबा का आपका क्या लगेगा, तो आपका साथियों क्या लगेगा, तो पिता लगेगा। तो हमारा उत्तर साथियों पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। इसको हमने डायग्राम बनाया तो डायग्राम से हमारा उत्तर पता चल गया। देखिए एक बार हम दोबारा समझाते हैं। बोला है मेरे लिए मेरे पिता की, साथियों क्या बोला, मेरे लिए मेरे पिता की, तो ये जो यम है ये हो गया मेरे, यानी अपने आप में इसको हमने करा तो ये हो गया यम मेरे लिए। फिर पिता का बोला तो साथियों हमने एफ लिख दिया। एफ का मतलब फादर होता है, तो फादर मीन्स होता है पिता। फिर पिता की पत्नी, तो पत्नी है तो साथियों हमने यहाँ पे पी करके माइनस कर दिया। फिर पत्नी के ससुर, तो पत्नी के ससुर यानी अपने कौन लगेंगे, तो अपने ग्रैंडफादर यानी दादाजी लगेंगे। तो ससुर का इकलौता पुत्र, अब यहाँ पे जो पत्नी है, पत्नी का ससुर जो है ससुर, तो ससुर ये हो गए। अब इनका इकलौता पुत्र आपका क्या लगेगा, तो आपका पिता लगेगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी पिता था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिख रहा है। प्रश्न नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनना है। ए से AZBY है, फिर DWEV है, फिर SHIR है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए किस प्रकार से साथियों इसका उत्तर हमें ज्ञात करना है। अब जो ए है, ए से साथियों यहाँ पे डी हुआ है, तो क्या हुआ है, ए से अगर डी हुआ है तो +3 हुआ है। क्या हुआ है, तो +3 हुआ है। फिर जेड से डब्ल्यू हुआ है तो -3 हुआ है। फिर बी से ई हुआ है तो साथियों क्या हुआ, बी से अगर ई होगा तो CDE, तो इसमें भी +3 होगा। फिर वाई से वी हुआ है तो वाई से बी हुआ तो -3 हुआ है। तो साथियों हमारी श्रृंखला किस प्रकार से बढ़ी, +3 -3 +3 -3। तो अब हमें इसमें भी +3 और -3 करना है। यदि हम यस में +3 करेंगे तो क्या आएगा, TUV। तो यस में अगर हम +3 करेंगे तो V आएगा। एच में -3 करेंगे, यानी क्या करेंगे, इसमें तो हमने +3 किया, उसी के अकॉर्डिंग करना है जैसे पहले वाले में हुआ है। तो यहाँ पे हमने -3 करना है। तो अगर एच में से हम -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे अब ई आएगा। साथियों एच में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ई आएगा। अब आई में हम +3 करेंगे, क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो आई में +3 करेंगे तो यल होगा, आई में +3 करेंगे तो यल होगा। आर में अगर हम -3 करेंगे, क्या करेंगे, -3 करेंगे।
तो हम अगर R में -3 करेंगे तो O होगा। तो हमें उत्तर क्या मिला, VELO। साथियों कुछ नहीं हुआ है, पहले +3 -3 +3 -3, इसी प्रकार से हमारी श्रृंखला बढ़ी है। तो इसी प्रकार से हमें SHRI में भी करना था। तो +3 किया, फिर -3 किया, +3 किया, -3 किया, तो हमें उत्तर मिला VELO। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी VELO है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 7 दिख रहा है। प्रश्न, यदि MARCH यानी मार्च को 50 और जून को 32 तो अगस्त को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मार्च को 50, जून को 32 तो अगस्त को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये अल्फ़ाबेट यानी ABCD का रिलेटेड प्रश्न है। फिर इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट अंक में लिख दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे मार्च लिखा है, इनमें कुल कितने लेटर हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यानी मार्च में कुल 5 लेटर हैं। अगर हम इन 5 का साथियों क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है। और 25 को अगर हम 2 गुना कर देंगे, क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे तो 50 हो जाएगा। यानी 5 का हमने जो MARCH है टोटल साथियों यह 5 लेटर से मिलके बना हुआ है। तो 5 लेटर से मिलके बना, तो इसका हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे 25 आया। फिर 25 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 50 इसका उत्तर मिला। ठीक इसी प्रकार जून का करते हैं। अगर इसका भी उत्तर आ जाएगा तो ये वाला तरीका हमारा सही रहेगा। तो जून में कितने लेटर हैं साथियों, J 1 हो गया, U 2, N 3, E 4। इसमें कुल साथियों 4 लेटर हैं। तो 4 लेटर हैं तो 4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 होता है। फिर 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों। यदि हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 16 दूना 32। तो ठीक हमारा तो ये वाला तरीका बैठा है। तो 16 दूना 32 हो गया। अब हम अगस्त का करेंगे। तो AUG 3 हो गया, फिर UST 3 3 6। तो टोटल साथियों इसमें 6 लेटर हैं। तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छौके क्या होता है, 36 होता है। और 36 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 36 दूना 72 होता है। तो 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द 72 राइट आंसर है साथियों। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। कुछ नहीं करना था, जो लेटर हैं उनको काउंट करना था कि कुल कितने लेटर से मिलके ये 50 लिखा गया। तो साथियों MARCH 5 लेटर से मिलके किया गया। तो 5 का हमने स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर हमने किया तो 25 आया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गया। ठीक इसी प्रकार जून में टोटल साथियों 4 लेटर हैं। तो हमने 4 का स्क्वायर किया तो 4 चौके 16 हुआ। 16 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 हो गया। ठीक इसी प्रकार अगस्त में साथियों टोटल 6 लेटर हैं। तो इन 6 लेटर को यानी हमने अंक में लिया, फिर 6 का हमने स्क्वायर किया तो 36 हुआ। 36 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 72 आ गया। तो इसी प्रकार से हमारा उत्तर 72 इसका सही हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 दिख रहा है। प्रश्न, निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों। अक्षर श्रृंखला श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम का साथियों। इस प्रकार का प्रश्न जो होता है एग्जाम का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे तो साथियों चिन्ह दिया गया है, लेकिन कई बार यहाँ पे क्या होता है तो हमें अंक दिया जाता है और अंक में इसको हमें ज्ञात करना होता है। तो ऐसा अगर साथियों मिले श्रृंखला श्रेणी वाला तो इसको हमें क्या करना है, पहले इनको हम काउंट करेंगे कि टोटल कितने ये अक्षर हैं। तो देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल साथियों 16 अक्षर हैं। तो इनको क्या करेंगे हम, इनको 2 से भी हम डिवाइड 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 में भी इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, तो हमें ज़्यादातर ना तो बड़ा वाला ना तो छोटा वाला, हमें मीडियम वाला पकड़ना चाहिए। हम इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलिए साथियों इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे साथियों हमने 1 2 3 4 एक पार्ट हमने इसका ये अलग किया, फिर 1 2 3 4 एक पार्ट ये अलग किया, फिर 1 2 3 4 एक पार्ट हमने ये इसका अलग किया। तो अब हमें 1 2 3 4 अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारा श्रृंखला श्रेणी किस प्रकार से भरा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज का जो चिन्ह है, परसेंटेज के बाद यहाँ पे डैश दिया है। तो डैश के स्थान पे क्या आएगा, तो अब हम देखेंगे कि परसेंटेज के बाद में कहाँ पे कोई अंक लिखा गया है कि नहीं। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे साथियों तो यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज के बाद यहाँ पे जी लिखा गया है। तो ठीक इसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज के बाद यहाँ पे हम जी लिख देंगे। यहाँ पे हमने जी लिख दिया। अब यहाँ पे साथियों डॉलर है। अब डॉलर के बाद क्या लिखा जाएगा, तो अगर हम देखेंगे कि डॉलर के बाद हमारा क्या लिखा जाएगा, एक मिनट साथियों, अगर हमें
डॉलर के बाद क्या आएगा ये नहीं पता चल रहा है, तो हमें क्या करना है, पहले हम जी वाला देखेंगे। अब जी के बाद यहाँ पे हम क्या भरेंगे, तो हमने यहाँ पे जब जी भरा तो जी के बाद यहाँ पे डॉलर लिखा था, तो सीधी सी बात है अब यहाँ पे हमने डॉलर लिख लिया। जी के बाद साथियों यहाँ पे डॉलर आएगा। आप साथियों समझ जाना, लिखावट थोड़ा अच्छी नहीं है आज। तो जी के बाद यहाँ पे हमने डॉलर लिख दिया। अब हमें पता चलेगा कि परसेंटेज जी डॉलर @ इस प्रकार से हमारा ये श्रेणी बना है। तो अब यहाँ पे जब डॉलर लिखा तो डॉलर के बाद यहाँ पे @ लिखा, तो अब यहाँ पे भी डॉलर के बाद @ आएगा। हमने यहाँ पे @ कर दिया। अब बोला है अब जी के पहले क्या आएगा साथियों, तो जी के पहले परसेंटेज आता है, हमने यहाँ पे परसेंटेज कर लिया है। अब इसके बाद में जी के बाद क्या आता है, तो जी के बाद आता है डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर का हमने सिंबल ले लिया। फिर यहाँ पे भी जी के बाद आएगा डॉलर आएगा। तो हमें इसका उत्तर क्या पता चला, हमें इसका उत्तर जी मिला। जी के बाद हमें @ मिला, @ के बाद हमें क्या मिला, @ के बाद हमें मिला फिर डॉलर मिला। डॉलर के बाद हमें फिर क्या मिला साथियों, तो परसेंटेज मिला। परसेंटेज के बाद फिर डॉलर मिला, फिर डॉलर के बाद हमें फिर डॉलर मिला। तो हमारा इस प्रकार से कौन सा तरीका बैठा, तो ऑप्शन में कौन सा तरीका देखेंगे साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों, जी @ पर डॉलर परसेंटेज फिर डबल डॉलर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका मिल गया साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों, आशा करता हूँ इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो साथियों 14 है, 29 है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो ऊपर देखेंगे 3 4 5, उसके बाद में 2 3 4, फिर 1 2 3, तो फिर 14 29 और फिर ये वाला तरीका हमारा नहीं बैठ रहा। यानी पहले तो साथियों 3 4 5 यानी आपस में सभी अंक एक एक करके बढ़ रहे थे, लेकिन लास्ट में जो 14 है फिर 29 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार दे दिया, ये वाला तरीका हमारा नहीं बैठ रहा था। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हम इनका आपस में स्क्वायर करेंगे, 3 का अगर स्क्वायर कर देंगे साथियों, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 9 4 13 1 14, तो ठीक यहाँ पे 14 लिखा गया है। इसी प्रकार हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इनको हम ऐड करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे साथियों, तो देखिए 16 16 9 25 और 25 4 29 होता है, तो यहाँ पे 29 लिखा है। तो ठीक इसी प्रकार इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 16 9 25 और 25 25 क्या होता है, तो 50 होता है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे साथियों 50 आएगा। तो हमारा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 50 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको साथियों ये वाला मेथड अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सितार है, बांसुरी है, वायलिन है, वीणा है। 4 ऑप्शन है साथियों, और चारों जो हैं साथियों ये क्या है, तो वाद्य यंत्र हैं। क्या है तो साथियों वाद्य यंत्र हैं, यानी वाद्य यंत्र से रिलेटेड हैं। अब देखिए साथियों एग्जामर आपको कैसे कंफ्यूज कर रहा है। सभी वाद्य यंत्र हैं और बोला है कि इनमें से एक भिन्न है। अब देखिए किस प्रकार से इनमें से एक भिन्न है। सितार भी है, बांसुरी भी है, वायलिन है और वीणा है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो जो साथियों सितार होता है, वायलिन होता है और वीणा होता है, इन तीनों वाद्य यंत्रों को हम क्या करते हैं, तो इनको हम हाथ से बजाते हैं। इनको साथियों हम हाथ से बजाते हैं। बट जो यहाँ पे बांसुरी है, बांसुरी को साथियों हमें मुंह से बजाना होता है, यानी मुंह से हम बांसुरी को बजाते हैं। तो इसीलिए साथियों ऑप्शन नंबर बी बांसुरी इनसे भिन्न है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों डेली मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। तो प्लीज़ आपका भी दायित्व हो जाता है कि वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपको चाहिए। तो प्लीज़ साथियों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और साथियों ये स्पेशल सभी एग्ज़ाम के लिए हैं, खासकर साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों के लिए तो साथियों इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही में इंडिया लेवल में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ साथियों
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम कल वाली प्रैक्टिस सेट में। कल हम प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे। कल वाली प्रैक्टिस सेट काफ़ी शानदार रहने वाली है, तो साथियों कल वाला प्रैक्टिस सेट आप देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना।